हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 2 मई से लेकर 8 मई 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे केंद्र सरकार ने आयकर फाइलिंग का दायरा बढ़ाया है। तो नए नियम जो है ये 21 अप्रैल से लागू होंगे। और नए नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनका एक वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपये से अधिक है, और सीनियर सिटीज़न बात करें तो ये क्राइटेरिया 50,000 रुपये तक का रखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, अब उन्हें भी टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन उनके बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए या इससे अधिक जमा है, तो उन्हें भी अब टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हज यात्रा को लेकर अपडेट है। तो सऊदी अरब ने अभी हाल ही में इस वर्ष हज यात्रा के लिए कोटा जारी किया है। तो इस वर्ष भारत से 79,237 यात्री हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट की मेज़बानी की बात हो रही है, जो कि भारत को मिली है। तो पिछले 118 साल में पहली बार हो रहा है जब भारत इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट की मेज़बानी करेगा। और इस कारण से ये जो टॉपिक है, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करेगा 18 से 21 नवंबर 2022 तक। ठीक है, तो इसमें लगभग 130 देशों के 6,000 टॉप अकाउंटेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस साल की जो थीम रखी गई है इस कार्यक्रम के लिए, ये थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये इस साल की थीम रखी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है कि भारत मेज़बानी करेगा। भारत की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है इसकी मेज़बानी करेगा। और जो इस साल की थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, डिफेंस से न्यूज़ है। तो भारतीय वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टरों को जो है, वहाँ के हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना के, उनको इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस कर रही है। और अभी रिसेंट में जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ पे ये जो एंटी टैंक मिसाइल है, ये काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टरों को अपडेट करने का डिसीजन लिया है। इसके बाद यहाँ पे चाइना से न्यूज़ है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि चाइना में जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, तो कोविड के बाद वो भारत वापस आ गए थे। और अब जब कोविड कम हो चुका है तो ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस चाइना जा रहे हैं। तो जो चाइना है, तो वहाँ पे उनको वीज़ा देने में आनाकानी कर रहा है। तो इस कारण से इंडिया की गवर्नमेंट ने भी डिसीज़न लिया है कि जो चीनी नागरिक हैं, इनको पर्यटक वीज़ा जो जारी किए गए थे पहले, इनको निलंबित कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से भी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, श्रीलंका की न्यूज़ है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट है इस समय। तो इसी आर्थिक संकट से जो जूझ रहा है श्रीलंका, तो श्रीलंका को ईंधन की खरीदी के लिए भारत की तरफ से यहाँ पे 50 करोड़ डॉलर का हेल्प किया जाएगा। लगभग 3800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण सुविधा भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया जाएगा ईंधन की खरीदी के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सिपरी की एक रिपोर्ट है। सिपरी यानी कि इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिपरी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है अपनी, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ गया है सैन्य खर्चे के मामले में। ठीक है, तो भारत से ऊपर यानी कि सबसे ज़्यादा जो देश है जो अपने डिफेंस पे खर्चा करता है, ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद है चाइना, और अब चाइना के बाद है अपना इंडिया। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने कुल 76.6 अरब डॉलर का खर्च किया है अपने सैन्य पे, और जो कि पिछले साल यानी 2020 के कंपैरिजन में 0.9% ज़्यादा है। और भारत इसी के साथ तीसरे नंबर पे आ गया है। इसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार ने यहाँ पे 16 यूट्यूब चैनलों को और ब्लॉक कर दिया है, जिसमें से 10 यूट्यूब चैनल भारतीय थे और 6 पाकिस्तानी थे। तो सरकार के अनुसार ये जो चैनल थे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भ्रामक सूचनाएं फैला रहे थे। इस कारण से इन चैनलों को बैन कर दिया गया है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि 18 यूट्यूब चैनल और 3 ट्विटर अकाउंट को भी और एक फेसबुक अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया था इसके पहले। और अभी दूसरे स्टेप में यहाँ पे 16 यूट्यूब चैनलों को और ब्लॉक कर दिया गया है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यानी HAL, इन्होंने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इस सिस्टम को सह विकास किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इन दो कंपनियों के बीच में या PSU के बीच में ये समझौता हुआ है, तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आकाश मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है और इसकी रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका नाम है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम, ये जो नया एडवांस वर्जन है आकाश मिसाइल का, इसका नाम दिया गया है आकाश प्राइम और इसका परीक्षण किया गया पोखरण में। और परीक्षण किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इनके साथ ही भारतीय सेना के अधिकारियों के देखरेख में। फिर यहाँ पे देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन की जो समस्या है, इसको सॉल्व करने में, इसका समाधान ढूंढने में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एक तो रायसीना डायलॉग 2022 और नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने शुरू किया है इसको। इसके बाद यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सहयोग से विमान को लैंड कराने की एक नई तकनीक है जिसका सफल परीक्षण किया है। जो नई तकनीक है इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नई तकनीक का नाम यहाँ पे गगन दिया गया है। ठीक है, गगन, ये नई टेक्निक का नाम है विमान को लैंड कराने का। तो इस टेक्निक का आपको नाम याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाई अड्डे पे इस गगन आधारित LPV तकनीक के माध्यम से इंडिगो एयरलाइंस के विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है और इसी के साथ ही इस टेक्निक को यूज़ करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है विश्व श्रम दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, विश्व श्रम दिवस, या एक नाम से और जानते हैं इसे मे डे। ठीक है, मई दिवस या मे डे, तो ये सारे दिन एक ही नाम है और ये मनाया जाता है 1 मई को। सबसे पहले तो आपको डेट को याद रखना है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो पूरे विश्व भर में जो श्रमिक हैं इनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है, मजदूरों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ और पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए तो विश्व श्रम दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहली बार 1890 पे मनाया गया था। अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला श्रम दिवस मनाया गया था 1923 में। तो ये 2 ईयर आपको याद रखने हैं, डेट याद रखनी है 1 मई, और अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, श्रमिक दिवस, मई दिवस या मे डे, ये सारे नाम हैं आपको याद रखने हैं। इसके अलावा थीम भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो देखिए 2022 के लिए यहाँ पे कोई ऑफिशियल थीम नहीं जारी की गई है इसके लिए, तो आप याद रख सकते हैं 2021 की थीम। 2021 में इसकी थीम थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। फिर से सुन लीजिए, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये 2021 की थीम थी। 2022 के लिए यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल थीम नहीं लाई गई है। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, तो सैन्य अभियानों के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। इनको अभी हाल ही में सैन्य अभियानों का अगला महानिदेशक बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार। इसके बाद है टोबी कीथ। तो टोबी कीथ क्या है, ये दुनिया का सबसे उम्र दराज कुत्ता है। ठीक है, तो अमेरिका के फ्लोरिडा में चिहुआहुआ नस्ल का एक कुत्ता है जिसको आप फोटो में देख सकते हैं। ये इसका नाम अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये दुनिया का सबसे उम्र दराज कुत्ता घोषित किया गया है। इसकी उम्र 21 साल और 66 दिन है।
तो देखिए जो नॉर्मली जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, तो उनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच में होती है, लेकिन इसकी उम्र 21 साल 66 दिन की है। तो इसी कारण से ये दुनिया का सबसे उम्र दराज कुत्ता बना है और इसी के लिए इसका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। टोबी कीथ आपको याद रखना है। इसके बाद है यशस्वी मिश्रा। तो ये 14 महीने के बालक है। इन्होंने 26 देशों के राष्ट्रीय झंडे पहचाने हैं। इनका नाम है यशस्वी मिश्रा और इसी कारण इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रचना सचदेव। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जी ने इन्हें माली में अपना नया राजदूत नामित किया है। ठीक है, तो भारतवंशी हैं ये रचना सचदेव। ठीक है, इनको अभी हाल ही में अमेरिका ने माली में अपना नया राजदूत नामित किया है। इसके बाद है डैन पार्कर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में दृष्टिहीन है और अभी हाल ही में इन्होंने तेज़ रफ्तार से कार चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने 339 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाया है और ये एक विश्व रिकॉर्ड है, जिसके कारण इनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, दर्ज कराया गया है गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इनका नाम है डैन पार्कर और इनका रिकॉर्ड है 339 यानी कि 339 किलोमीटर्स पर आवर। इसके बाद है अन्या श्रबसोल। तो ये क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड की तरफ से ये क्रिकेट खेलती हैं और 2 बार की महिला विश्व कप और पहले T20 विश्व कप की विजेता इंग्लैंड की महिला टीम की हिस्सा रह चुकी हैं। वहाँ पे ये तेज़ गेंदबाजी करती थी और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, अन्या श्रबसोल। इसके बाद ओकलहामा की न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए जो गर्भपात है, इसको यहाँ पे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको प्रतिबंधित करने के लिए वहाँ पे नया कानून लाया गया है। तो अमेरिका के ओकलहामा में रिपब्लिकन गवर्नर केविन स्टीर ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यहाँ पे गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का कानून लाया गया है और ऐसा करने पे यहाँ पे 10 साल की सज़ा और $1,00,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद टिम साउदी, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, तेज़ गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड के टिम साउदी। तो इनको सर रिचर्ड हेडली पदक से अभी हाल ही में नवाजा गया है। तो ये जो सम्मान है ये कैलेंडर वर्ष में इनका शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है और 1 साल के अंदर जो भी क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको ये सम्मान दिया जाता है। तो इस साल का ये सम्मान इन्हें दिया गया है टिम साउदी को और ये न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। अवार्ड कौन सा है? अवार्ड का नाम याद रखिएगा, सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार। इसके बाद चाइना की न्यूज़ है। तो चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में अंतरिक्ष में रिकॉर्ड समय बिताकर वापस लौटे हैं। तो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं। ये जो चाइना का नया अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे रिकॉर्ड 6 महीना बिताने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे हैं और ये जो 3 यात्री हैं इनका नाम है झाई जिगांग, वांग यापिंग और ये गुआ गफू। ठीक है, तो ये 3 अंतरिक्ष यात्री हैं जो अभी हाल ही में 6 महीने चाइना का जो नया अंतरिक्ष स्टेशन बना है वहाँ पे समय बिताकर लौटे हैं। इसके बाद मनोज पांडे जी का नाम है, इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखना आपको। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए भारत के थल सेनाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने जनरल MM नरवाने जी के सेवानिवृत्त होने पे पद ग्रहण किया है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इससे पहले इस पद पे थे MM नरवाने जी। इसके बाद स्मृति शेष देख लेते हैं। तो सबसे पहले है IVF अनुसंधान के जो जाने माने चिकित्सक हैं इनमें से एक है डॉक्टर वैद्यनाथ जी। तो डॉक्टर वैद्यनाथ चक्रवर्ती जी का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान के लिए 1986 में इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की स्थापना की थी। इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे टेलीविज़न की मशहूर प्रोड्यूसर है मंजू सिंह जी। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। तो हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है मंजू सिंह जी का। इन्होंने दूरदर्शन के लिए स्वराज, ठीक है, जो एक सीरियल आता था स्वराज, इसकी कहानी, इसके अलावा शो टाइम बनाकर ख्याति प्राप्त की थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश को लेके न्यूज़ है। तो जो आयुष्मान भारत योजना लाई गई थी, तो आयुष्मान भारत में ये आयुष्मान भारत की जो योजना, इसमें जो शिकायतें होती हैं, तो इन शिकायतों के निवारण में देश में सबसे ऊपर रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत में शिकायतों के निवारण में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आपको याद रखना है सबसे पहले रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने यहाँ पे 2021-22 के प्रतिवेदन में
शिकायत निवारण में 86 अंक हासिल किए हैं और 86 अंक के साथ मध्य प्रदेश रहा है सबसे ऊपर पहले स्थान पे। इसके बाद यहाँ पे ऑटो शो हुआ है मध्य प्रदेश में 2022 का, और ये मध्य प्रदेश का पहला ऑटो शो है, इस कारण से इम्पोर्टेंट है। ये ऑटो शो हुआ है इंदौर में, ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि किस ज़िले में ये ऑटो शो हुआ है मध्य प्रदेश का पहला, तो ये मध्य प्रदेश का पहला ऑटो शो हुआ है इंदौर में। तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दांतीगांव और जल संसाधन मंत्री जो है श्री तुलसीराम सिलावट, इन्होंने शुभारंभ किया है इस ऑटो शो का इंदौर पे। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सौरभ घोषाल ने किस वर्ष एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2019 में। फिर है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर गेंदबाजी कर सकता है? तो यहाँ पे एक गेंदबाज 4 ओवर कर सकता है T20 क्रिकेट में अधिकतम। वनडे में 10 ओवर होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लियोनेल मेसी ने फुटबॉल में अब तक कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 यानी 81। इसके बाद है अर्जेंटीना ने किस वर्ष डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर वुड्स ने कितनी बार PGA गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर है 4 बार। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी में अपने पदार्पण मैच की दोनों पारियों में शतक बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यश धुल। फिर है वर्ष 2021 में मैक्सिकन ओपन में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने थे? तो देखिए जो मैक्सिकन ओपन है ये टेनिस का टूर्नामेंट है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि 2021 का जो मैक्सिकन ओपन हुआ था इसमें पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अगला क्वेश्चन है इवान पेरिसिक किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रोएशिया। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में किस देश ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था? इसका राइट आंसर है भारत। फिर है विंटर ओलंपिक 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। ये जो पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट है ये भी टेनिस का टूर्नामेंट है एक। फिर है जस्टिन गेटलिन ये किस देश के दिग्गज धावक हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। फिर अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला वनडे शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। फिर अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ष 2008 में चीन के किस शहर ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी? तो इसका राइट आंसर है बीजिंग। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पुरुष हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था? तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। फिर है स्टेफी ग्राफ इन्होंने कितनी बार US ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। फिर टेनिस खिलाड़ी रोदेक स्टेपनेक ये किस देश के किस देश के लिए टेनिस खेलते हैं, किस देश का ये प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। फिर वर्ष 2021 में किस क्लब ने कोपा इटालियन कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुवेंटस। और ये जो कोपा इटालियन कप है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। फिर अर्जेंटीना ने अब तक कितने बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन हैं? तो वर्तमान में कोच हैं रमेश पवार। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का सदस्य नहीं रहा है? ध्यान से पढ़िएगा, सदस्य नहीं रहा ये पूछ रहा है। तो इसमें जो वाईचुंग भूटिया हैं ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य नहीं रहे हैं, ये फुटबॉल के टीम के सदस्य थे, मतलब कि ये फुटबॉलर हैं। फिर साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक जो कि 2012 में हुए थे वहाँ पे कांस्य पदक जीता था। फिर है ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान कौन है? तो मौजूदा कप्तान है एरोन फिंच। यहाँ पे वनडे और T20 की बात हो रही है तो एरोन फिंच कप्तान है। नेक्स्ट है वर्ष 2030 में एशियन गेम्स किस शहर में आयोजित होंगे? तो इसका राइट आंसर है दोहा। और आखिरी क्वेश्चन है क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में।
ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो पूछ सकता है कि क्रिकेट के जो नियम बनाने वाली संस्था है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है MCC यानी कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं। इनमें आपको विपरीतार्थक शब्द का चूज़ करना, उसे चयन करना है, मतलब कि उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बताने हैं। तो सबसे पहले है अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का अपोजिट होगा अनावृष्टि। फिर है कदाचर, कदाचर का अपोजिट होगा विलोम होगा सदाचर। फिर है रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादी का अपोजिट होगा स्वच्छंदवादी। फिर है संस्कृति, तो संस्कृति का विलोम है विकृति। और आखिरी है पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का अपोजिट यानी कि विलोम होगा परवर्ती। फिर है वाक्य में जब क्षण भर ठहरने का समय आता है तब वहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो वहाँ पे लगता है अल्प विराम यानी कि कॉमा। फिर है किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है किसी विषय विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए एक्स 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 डॉट 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 एक्स 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 एक्स, यहाँ कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये लोप विराम चिन्ह कहलाता है। फिर कौन सा छंद दोहा के विपरीत होता है, तो सोरठा, जो सोरठा छंद है ये दोहा के विपरीत होता है। नेक्स्ट है किस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है, तो कुंडलिया का निर्माण होता है रोला और दोहा के संयोग से। नेक्स्ट है किस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो दोहा इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर है किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्रा पर यति होती है, अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है, तो ये है हरिगीतिका। इसका राइट आंसर है हरिगीतिका। फिर है किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। फिर है उपमेय उपमान वाचक शब्द और समान धर्म किस अलंकार के अंग हैं, तो ये उपमा के अंग हैं। नेक्स्ट है जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है तब कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। नेक्स्ट है जब एक वर्ण का अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति मात्रा 2 बार होती है किंतु अर्थ जो है ये भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है, तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। इसके बाद है णा, ये जो णा है इस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो जो त्रा है ये एक नासिक व्यंजन है। फिर है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। फिर है भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। इसके बाद है स्वेद, निम्न में से क्या है, तो स्वेद एक अनुभाव है। इसके बाद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। इसके बाद जो छंद है कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट है अर्धसम मांत्रिक छंद है, ये है दोहा। दोहा जो है ये अर्धसम मांत्रिक छंद है। फिर सम मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, तो चौपाई उदाहरण है सम मात्रिक छंद का। फिर है निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है, तो निद्रा एक संचारी भाव है। फिर है निसंदेह में कौन सा समास है, तो निसंदेश में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है दीर्घ बाहु शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। इसके बाद है नवरात्रि में कौन सा समास है, तो नवरात्रि में द्विगु समास है। नेक्स्ट है महाजन में कौन सा समास है, तो महाजन में है कर्मधारय समास। इसके बाद है कष्ट साध्य, कष्ट साध्य इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है आपका तत्पुरुष समास। फिर है इनमें से अवधि भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है, तो जो चंदायन है ये अवधि भाषा की प्राचीनतम कृति है। फिर है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि आपने सुना होगा, इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। फिर देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो देवनागरी में 52 वर्ण हैं टोटल।
फिर है दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है, तो ये अपभ्रंश का छंद है। फिर यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो सबसे पहले देखिए है अध्येता। तो आपको बताना है कि जो अध्येता लिखा गया है, तो जो 4 ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन में सही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में अध्येता सही लिखा गया है। इसके बाद है अनुक्रम, तो अनुक्रम भी देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही सही लिखा गया है। फिर है शारीरिक, तो शारीरिक यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा हुआ है। फिर है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना आपका जो ऑप्शन नंबर बी में है ये सही लिखा है। इसके बाद है प्राकथन, तो प्राकथन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ये आपका सही लिखा है। इसके बाद है सन्यासी, सन्यासी भी आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। इसके बाद है अधिशासी, तो अधिशासी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। फिर है ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ आपका ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, तो जो अवधी है, अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, बाकी मगही, भोजपुरी और मैथिली का संबंध बिहारी हिंदी से है, जबकि अवधी का नहीं है। फिर इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है, तो जो वैदिक संस्कृत है ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। फिर हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो शौर सैनी से मानी जाती है हिंदी की उत्पत्ति। फिर जो वर्ण है एक ज्ञा, तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो देखिए आधा जा और इया, आधा जा और इया इसको मिला के लिखेंगे तो ये होता है ज्ञा। फिर है शा, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये है तालव्य। फिर है मगधी किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो ये बोली है बिहार की। इसके बाद खेल समाचार पे नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये अभी हाल ही में समाप्त हुई है उलान बाटार पे, और यहाँ पे भारत के रवि कुमार दहिया ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और लगातार 3 वर्षों से इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत रहे हैं। यानी कि 2020 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इस चैंपियनशिप में, 2021 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इस चैंपियनशिप में, और अब 2022 के भी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 57 किलोग्राम वह भाग वर्ग की कैटेगरी में। ठीक है, 57 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य सहित टोटल यहाँ पे 17 मेडल जीते हैं भारत ने इस टूर्नामेंट पे। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने लगातार 3 सालों तक यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के हैट्रिक बना लिया है। इसके अलावा रवि जो हैं ये ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान भी है। इन्होंने 2020 में रजत पदक जीता था ओलंपिक खेलों में। इसके पहले 2012 में जो सुशील है इन्होंने लंदन ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था। इसके बाद यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स देखते हैं फार्मूला 1 की, यानी F1 ग्रैंड प्रिक्स होती है जो, तो अभी हाल ही में इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई है जिसे जीता है नेदरलैंड्स के स्टार कार रेसर और पूर्व विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने 2022 की इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती है अभी हाल ही में। इसके बाद यहाँ पे बार्सिलोना ओपन की बात हो रही है, तो ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है। तो स्पेन के युवा खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज, इन्होंने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया इस साल का। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी पाब्लो कारेने को हराया है और जीत लिया है 2022 का जो है आपका बार्सिलोना ओपन का पुरुष एकल वर्ग का चैंपियनशिप। कार्लोस अल्काराज स्पेन के लिए टेनिस खेलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आईसीसी के क्रिकेट महाप्रबंधक बने हैं वसीम खान। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पाकिस्तान के वसीम खान को क्रिकेट महाप्रबंधक नियुक्त किया है अभी रिसेंट में ही। तो ये जो वसीम खान है ये जेओफ अर्लाडिस की जगह लेंगे। पहले इस पद पे थे जेओफ अर्लाडिस और अब नए महाप्रबंधक बन गए हैं वसीम खान जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे WBC हैवी वेट खिताब की बात हो रही है। तो यहाँ पे ब्रिटेन के प्रोफेशनल मुक्केबाज हैं टाइसन फुरी। टाइसन फुरी ने अपने WBC हैवी वेट चैंपियनशिप खिताब को बचाया अभी रिसेंट में ही। तो लंदन में ये मुकाबला आयोजित हुआ था जहाँ पे इन्होंने डेनियल वाइट, ठीक है, डेनियल वाइट को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया और इन्होंने जो इनका टाइटल था
WBC हैवीवेट का इसको सफलतापूर्वक वहाँ पे बचाया है, यानी कि डिफेंड किया है। टाइसन फ्यूरी आपको याद रखना है, ये ब्रिटेन के लिए खेलते हैं, ब्रिटेन के प्रोफेशनल मुक्केबाज हैं। इसके बाद यहाँ पे आंद्रे रुब्लेव ने जीता है सर्बिया ओपन। तो सर्बिया ओपन ये भी एक टेनिस का ही टूर्नामेंट है। तो रूस के टेनिस स्टार हैं ये आंद्रे रुब्लेव, इन्होंने हाल ही में सर्बिया ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच, उनको हराया है और जीत लिया है इस साल का सर्बिया ओपन। नाम याद रखिएगा, आंद्रे रुब्लेव। और खेलते कहाँ के लिए हैं ये रशिया के लिए खेलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इसके चलते जो विंबलडन है, जो कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अमेरिकन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो विंबलडन ने यहाँ पे रूस के और बेलारूस के खिलाड़ियों पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो रूस और बेलारूस के खिलाड़ी हैं ये साल का विंबलडन नहीं खेल पाएंगे। तो देखिए जो विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रुब्लेव जिसको अभी मैंने बताया, जिन्होंने सर्बिया ओपन जीता है। तो डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रुब्लेव इस प्रतिबंध के चलते अब इस साल विंबलडन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आगे यहाँ पे देखिए PSG ने यहाँ पे लीग 1 के खिताब पर कब्जा किया है। ये एक फुटबॉल क्लब का टूर्नामेंट है। तो PSG, हालांकि टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पर ये पॉइंट बेसिस पे यहाँ पे विनर डिसाइड होता है। तो PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन जो कि फ़ुटबॉल क्लब है, तो इनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने लीग 1 का जो खिताब है उसको जीत लिया इस साल का। अभी हालांकि टूर्नामेंट में 4 मैच बाकी हैं, लेकिन इनके पॉइंट्स ज़्यादा होने के कारण पहले ही ये डिसाइड हो गया है कि इस टूर्नामेंट को इनको दिया जाएगा, इस चैम्पियनशिप को। फिर यहाँ पे देखिए इटली के कप्तान हैं चिएलिनी। तो इटली के फुटबॉल टीम के कप्तान जॉर्जियो चिएलिनी ये राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेंगे, ऐसा इन्होंने घोषणा किया है। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि जून 2022 को लंदन में अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाले यहाँ पे फाइनलिसिमा मुकाबला के बाद जो इटली की कप्तानी करते हैं ये इटली की राष्ट्रीय टीम की, उसको ये अलविदा कह देंगे और ये फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। इनका नाम आपको याद रखना है, जॉर्जियो चिएलिनी। इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉरियस पुरस्कार हैं, जो कि खेल के क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं। तो अभी हाल ही में ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है मैक्स वर्स्टैपेन को, जो कि फार्मूला 1 की रेसिंग करते हैं। और महिलाओं में बात करें तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को चुना गया है ओलंपिक चैंपियन इलिन थॉमसन हेरा। तो मैक्स वर्स्टैपेन को 2021 में इनके शानदार प्रदर्शन के लिए चुना गया है। और यहाँ पे इलिन थॉमसन हेरा को चुना गया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक की 3 स्पर्धाओं में, यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर और 100x4 में स्वर्ण पदक जीते थे। तो इस कारण से इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के युवा महिला टेनिस खिलाड़ी हैं एमा राडुकानू, इनको लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एमा राडुकानू ये ब्रिटेन के लिए टेनिस खेलती हैं। इसके अलावा वर्ष 2021 में यूरो कप जीतने वाली इटली की फुटबॉल टीम है, इनको वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इटली की टीम को वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और पोलैंड के स्टार फुटबॉलर हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की, इनको एकेडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ नाम हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद है स्टटगार्ट ओपन, जो कि एक टेनिस का ही टूर्नामेंट है। तो इस साल का टूर्नामेंट जीता है ईगा स्वेतेक ने। ये पोलैंड की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्वेतेक, इन्होंने जीता है महिलाओं के एकल वर्ग फाइनल में स्टटगार्ट ओपन को। तो ईगा स्वेतेक इस वर्ष का ये इनका चौथा खिताब है, यानी इस वर्ष ये 4 खिताब जीत चुकी हैं। और इसके पहले इन्होंने दोहा ओपन, इंडियन वेल्स ओपन और मियामी ओपन का खिताब जीता है। और ये चौथा टूर्नामेंट है इनका इस साल का। ईगा स्वेतेक जो है ये इस वर्ष 30 मैच जीतने वाली विश्व की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ईगा स्वेतेक जो है तो ये स्टटगार्ट ओपन जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बनी हैं। इसके बाद सामयिकी देखते हैं। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो 7 कैंसर अस्पताल बनाए गए हैं कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको याद रखना है। तो ये हैं डिब्रूगढ़ में, कोकराझार में, बारपेटा में, दरांग में, तेजपुर में, लखीमपुर में और जोरहाट में।
तो ये 7 कैंसर अस्पताल अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा दूसरे चरण में यहाँ पे धुबरी, नलबाड़ी, गोलपारा, नगांव, शिवसागर, तिनसुकिया और गोलाघाट में 7 नए कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। इनका शिलान्यास भी किया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे नासा की ओर से न्यूज़ है। तो नासा ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की एक घटना को कैमरे में कैद किया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, आप सभी को पता है, इन्होंने मंगल ग्रह पे अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण हुआ है और उसको रिकॉर्ड किया, इन्होंने उसकी तस्वीरें ली हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पे इसे जारी किया है। तो नासा के मुताबिक परसिवरेंस रोवर ने 2 अप्रैल को इस घटना को रिकॉर्ड किया है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फ्रांस की न्यूज़ है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। तो यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो इन्होंने दोबारा से चुनाव में जीत दर्ज की है और फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे कोएड व्यवस्था को ख़त्म करते हुए जो वहाँ पे छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए हैं। यानी जो पढ़ाई होगी तो 3-3 दिन वहाँ पे तय किए गए हैं। तो 3 दिन वहाँ पे लड़के आएंगे, लड़कियाँ नहीं आएंगी, और बाकी के शेष 3 दिन वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ेंगी, लड़कों का आना वर्जित होगा। इसके बाद यहाँ पे कीव की न्यूज़ है। तो कीव जो है ये आपकी राजधानी है यूक्रेन की, आप सभी को पता है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस कारण से बहुत सारे देशों के जो दूतावास थे वहाँ पे कीव से या तो बंद कर दिए गए थे या शिफ्ट कर दिए गए थे। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये अभी हाल ही में भारत यात्रा पे आए थे और वहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, इसके बाद से वहाँ पे जो ब्रिटेन का दूतावास था उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था कीव में। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कीव में ब्रिटेन का दूतावास है इसको फिर से खोला जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो तो सबसे पहले उसकी वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रतियोगिता दर्पण के भी रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, डेली जीके, अलग अलग न्यूज़पेपर की मैगजीन्स की पीडीएफ, सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाता है। तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।